brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। सेंसस का अधिकार पहले तो मैं अपने छोटे भाई को बता दूं, ये केंद्र सरकार का के अधिकार क्षेत्र का विषय। सर्वे उन्होंने जरूर उस सरकार में कराया जिस सरकार का नेतृत्व मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे थे। कल मैंने तस्वीरें उनकी देखी, मिठाई खाते हुए, पटाखे जलाते हुए, और मुझे ताज्जुब इस बात का हुआ कि उनके पास 1.5 दशक से ज्यादा का समय था जब वो चाहते और बहुत पहले इसको करा देते, और पहले जितना पहले कराते संभवतः उतना ज्यादा लाभ अभी तक मेरे प्रदेश के लोगों को मिल गया होता। पर उस वक्त इन्होंने नहीं कराया जब इनके पास बहुमत था, जब इनके अपने मुख्यमंत्री थे, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री थे। जैसा मैंने कहा कि आज सिर्फ श्रेय लेने की होड़ है। तेलंगाना का आपने जिक्र किया, क्या हो गया? इंप्लीमेंट हो गया, उसको सिर्फ इन्होंने करा के रखा हुआ। मैं बार बार कहता हूं कि विपक्ष ने जाति आधारित जनगणना को सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने का काम किया। इससे सही मायनों में सामाजिक न्याय हो या लोगों को इसका लाभ हो, इन्होंने कभी इस दृष्टि में या इस सोच के साथ इन्होंने नहीं किया। बट हाँ, आज जब मेरे प्रधानमंत्री ने फैसला ले लिया तो होड़ में सब लग गए। मुझे तो ताज्जुब है कि जो सरकार के लोग हैं, हम लोग विनम्रता से इस फैसले को बोलकर अपने आगे के काम पे हम लोग लगे हुए हैं, पर ये लोग मिठाई भी बांट रहे हैं, ये लोग पटाखे भी जला रहे हैं। क्या तुरंत ये लोग भूल जाते हैं कि देश में कितनी बड़ी घटना हुई थी? क्या ये मिठाइयां बांटने का समय है? ये वो फैसले जरूर हैं जो कि आपको समय समय पर देश निर्माण के लिए लेने की जरूरत है, समावेशी विकास के लिए आपको लेने की जरूरत है। देश तो चलेगा ही ना, तो ये फैसले जरूरी हैं। पर अभी 2 दिन पहले जो लोग सवाल उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, चुनावी सभा कर रहे हैं, तो कल जब आप मिठाइयां बांट रहे थे और पटाखे जला रहे थे, क्या आप उन परिवारों को 1 हफ्ते के भीतर ही भूल गए कि उनके ऊपर क्या बीती थी? तो इनके कहने, कथनी और करनी में बहुत फर्क है। कब तक कराएगी सरकार और उसका पूरा रोड मैप क्लियर हो? डेफिनेटली इवेंचुअली इट विल बी वर्कड ऑन, एंड उसका पूरा रोड मैप तैयार करके टाइमलाइन के हिसाब से और कैसे होगा, कब कब होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ इसको आप सबके सामने आने वाले समय में जरूर रखा जाएगा। सर कल ही राहुल गांधी ने एक आशंका जताई है कि कहीं विमेन रिजर्वेशन बिल जितना लंबा खिंचाए, ये भी बिल कहीं उतना लंबा न खींचे। तो आप भी इस मान के समर्थक थे एनडीए में, तो क्या आप ये इंश्योर करेंगे सरकार के अंदर रहते कि उचित समय पे और जल्दी हुई? जल्दी होगा, टाइम बाउंड होगा, और साथ ही में मैं नारी शक्ति अधिनियम के बारे में भी मैं बता दूं कि उसकी प्रक्रिया में जो समय लगेगा उस समय को छोड़कर कोई और उसमें एक्स्ट्रा उसको खींचा नहीं जाएगा। इसके महत्व को आप समझिए कि एक विशेष सत्र बुला के नई संसद में जो पहला कानून बना वो नारी शक्ति अधिनियम को लेकर ही हम लोगों ने बनाने का काम किया। पुनः ये उन हथियारों में से है जो विपक्ष सिर्फ इस्तेमाल करता रहा, सिर्फ इसको लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करता रहा। पुनः मैं कांग्रेस से मैं सवाल करता हूं कि भाई, आजादी के बाद लंबे समय तक किसकी सरकार थी? किनके प्रधानमंत्री थे? एक एक परिवार के 3-3 प्रधानमंत्री, 16-16, 17-17 साल तक एक ही प्रधानमंत्री। तो क्यों नहीं, अगर आपको इतना महत्वपूर्ण लगा तो इन तमाम चीजों को आपने उसी वक्त कर लिया था? क्यों नहीं आपने जाति आधारित जनगणना कर ली थी? क्यों नहीं आपने नारी शक्ति अधिनियम को आपने कानून बना दिया था? पर इन तमाम बातों पर ये लोग चर्चा करेंगे, चुनाव में जाएंगे और एक फॉल्स नैरेटिव सेट करेंगे। जैसे आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा, लोकसभा का पूरा चुनाव। आज अगर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सपा बन के बैठी हुई है, उत्तर प्रदेश से आने वाली पार्टी, क्यों? क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस बात का भ्रम फैला दिया गया था, झूठ बोल बोलकर कि संविधान की हत्या कर दी जाएगी, आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। आज लगभग 10-1 महीने होने को आए मेरी सरकार को बने हुए केंद्र में। इन 10 महीनों में बताइए किसका आरक्षण छीन लिया गया या कहां का संविधान खत्म कर दिया गया? सिर्फ झूठ बोलना, भ्रम फैलाना और उसका राजनीतिक लाभ लेना, यही काम कांग्रेस और उनके तमाम सो कॉल्ड इंडिया अलायंस के समर्थक दलों ने किया है। कई जगह दिल्ली में पोस्टर भी लग गए कि ये दुनिया झुकाने वाला चाहिए, और जिस तरीके से लगातार चाहे कांग्रेस पक्ष के बाहर
पटाखे जलाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं विनम्रता से, जिसको श्रेय लेना भैया आप लेना, जनता ये जानती है कि अगर सही में ये फैसला लिया तो किसने लिया। मैं, मेरा गठबंधन या मेरे गठबंधन का कोई भी दल कतई ऐसी किसी होड़ में नहीं है कि हम लोगों को इसका श्रेय लेना है। हम लोगों ने ये फैसला लिया, अभी बहुत काम और बाकी हैं जो करने हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे अभी काम करना है। हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं, जिनको पटाखे जलाने हैं, जिनको होली दिवाली मनानी है, वो उनको मुबारक। और हम लोग कतई इस बात को भुनाने में नहीं जा रहे कि अरे देखिए हमने कर लिया, हमने कर लिया। और जो लोग बोलते हैं कि झुकती है क्या दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। हम हमेशा झुकने को तैयार हैं देश की जनता के सामने। सर, हमारा नमन है, मस्तक झुकाकर, शीश झुकाकर। देश की जनता उनकी भावना के सामने और कुछ नहीं है। और हर वो फैसला मेरे प्रधानमंत्री जरूर लेंगे जो देश भावना से जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव के पहले जो सियासत थी, आप यहाँ विपक्ष बात करता था ज्यादातर जनगणना की, बीजेपी की ओर से कहा जाता था देश और समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उस बीच योगी जी नारा ले आए, कटेंगे तो बटेंगे। तो अब ये जो जाति पर आपकी पार्टी, आपका पूरा गठबंधन लौटा है, तो कटेंगे बटेंगे बनाम जातिगत जनगणना, अब कौन सही कौन गलत? पहली बात तो ना मैं वापस लौटा हूं, मैंने हमेशा ऑन रिकॉर्ड कैटेगोरिकली, एंड प्लीज रेफर टू ऑल माय प्रीवियस इंटरव्यूज जहां पे मुझे घेरा यही जाता था कि शायद गठबंधन के भीतर इसको लेकर मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी ये कहा जाता था कि जाति आधारित जनगणना कराने के पक्ष में वो नहीं है। पर मैं पुनः आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब बिहार में इसका सर्वे हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता, हर एक विधायक ने इसका समर्थन किया था। और कटेंगे तो बटेंगे से जाति आधारित जनगणना को किस दृष्टि में जोड़ के देखा जाए, मेरी समझ के परे है। ये एक सामाजिक न्याय को मजबूती देने के लिए लिया गया फैसला, एक समावेशी विकास के लिए लिया गया है। हम माने नहीं माने, पर ये हकीकत है कि देश में जाति के आधार पर राजनीति होती है, भेदभाव होते हैं, और ये दशकों से हुआ है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि 21वीं सदी में आज भी गाहे बगाहे हम लोग को ये उदाहरण देखने को मिलते हैं जहां पे एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, या किसी गांव से बारात निकालने से रोका जाता है, या किसी के मंदिर में प्रवेश करने के बाद उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। ये उदाहरण हम लोग को आज भी देखने को मिलते हैं। ऐसे में सही मायनों में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की सोच को धरातल पर उतारा जाए, उसके लिए जरूरी था कि अब देश में once and for all, because the last time it happened was almost 100 years back, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए ताकि सबकी उचित भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ ये फैसला लिया गया, ना कोई फैसले के विरोध में था, सही समय पर लिया गया, ये सही फैसला है। सर, दो सवाल है। एक तो मुझे समझ में नहीं, जो आपने कही पुराना नारा 1980 का कुछ 60% की बात कहा, तो क्या आर यू लुकिंग एट एनी काइंड ऑफ टेकिंग दिस कैप टू 60%? नंबर 1, नंबर 2, यू हैव मेंटेन्ड अर्लियर आल्सो द कास्ट सेंसस होना चाहिए, बट इफ द गवर्नमेंट वांट्स इट शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड प्राइमरी फॉर टेकिंग दिस, देन हाउ डज इट हेल्प अगर ऐसा होगा तो? क्योंकि ऐसी चीजें में ही प्रॉब्लम आती है। देखिए, पहली बात तो जैसा मैंने कहा कि उस श्रृंखला में की ये पहली कड़ी है। आने वाले दिनों में इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए हर वो फैसला लिया जाएगा जो जरूरी होगा। दूसरा सवाल, मैंने जरूर इस बात को हर मन से मैंने कहा है, और मैं मानता हूं कि ये सरकार की वर्किंग के लिए जरूरी आंकड़े हैं। इससे देश की जनता का ज्यादा सरोकार नहीं है। ये पूर्णतः जब केंद्र सरकारें, राज्य सरकारें जब योजनाएं बनाती हैं, या जब आरक्षण का लाभ समाज के हर वर्ग को मिला नहीं मिला इस बात की समीक्षा होती है, उसके लिए ये आंकड़े हमारे पास होना जरूरी है। ऐसे में मैं मानता हूं कि ये आज की तारीख में अत्यंत जरूरी था। हम लोग आरक्षण भी जब हम लोग देखते हैं, कई बार बैकलॉग्स क्लियर नहीं होते हैं, कई बार कोरम कंप्लीट नहीं होता है, तो उसमें ये प्रश्न रह कर उठता था। आज सरकार के पास जब ये आंकड़े होंगे तो मुझे लगता है उन तमाम बाधाओं को, जो बॉटलनेक्स बने हुए थे, उसको हम लोग पार कर पाएंगे। चिराग जी, जैसा आपने कहा कि एक सारी डिमांड की आपने पूरी हो गई, तो बिहार में माहौल अच्छा हो गया तो सिर्फ डिमांड पूरी हो गई। आपने
आपने कुछ दिन पहले कहा था बिहार राजनीति आप करना चाहते हैं, कानून भी उसको अधिक है, बिहार राजनीति करना चाहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि माहौल आज के विषय से इस प्रश्न का कोई ज्यादा लेना नहीं है, बट हाँ, सार्वजनिक जीवन में हूँ, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। मैं जरूर आज भी, मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे हैं। दिल्ली में मैं रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया है और मैंने करीबी रूप से देखा है कि किस तरीके से दूसरे राज्य में बिहारी किन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। पहला सवाल जो मुझे कौंधता था वो यही, क्या कोई बिहारी स्वेच्छा से दूसरे राज्य या दूसरे देश में गया? नहीं। आज भी मैं उन परिवारों की आंखों में दुख पीड़ा देखता हूं जिन्होंने पीढ़ियां बिता दी दूसरे राज्यों में या दूसरे देशों में, और अब जब वो अपने राज्य में वापस जाते हैं तो प्रवासी कहलाते हैं। ये दुख, ये दर्द मैं उनकी आंखों में मैं महसूस करता हूं। ऐसे में ये फैसला मैंने उस वक्त लिया था कि बाहर रहकर सिर्फ इन बातों को पे सोचने का मतलब नहीं है। अगर सही में कुछ करना है तो योगदान करें, कम ज्यादा जो अपने स्तर पे हो सके अपने राज्य में जाने का। और इसीलिए मैंने 2013 में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के रहते हुए उनके नेतृत्व में मैंने पार्टी से मैं जुड़ा और सक्रिय राजनीति में आया। बट उस वक्त भी मैंने कहा था कि इवेंचुअली मैं अपने राज्य में जाना चाहता हूँ। Unlike my father who was very clear that he wants to be in the center politics, I am very clear that कि मुझे अपने राज्य बिहार वापस जाना है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उस सोच को धरातल पर उतारना है जो कतई केंद्र में रहकर नहीं होगा, बिहार में ही रहकर होगा। तो सर इस बार विधानसभा चुनाव कतई इसके ज्यादा मायने ना निकाले जाएं प्रभु। पॉलिटिक्स में माइनस बिहार से पलायन कब रुकेगा? आप पलायन रोकने की बात कर रहे हैं। मेरी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच तो रिवर्स माइग्रेशन तक की भी है। मैं चाहता हूं कि बिहार में एक ऐसी व्यवस्था का हम लोग निर्माण करें, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो ताकि जो लोग पलायन कर दूसरे राज्य, दूसरे देश गए हुए हैं वो भी वापस आए। आज मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की होती है कि मेरे बच्चे आज भी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। और ये उन राज्य के बच्चे हैं जो राज्य नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना जाता था। तो मैं पुनः उस व्यवस्था को रिक्रिएट करना चाहता हूं और पलायन रोकना ही नहीं, रिवर्स माइग्रेशन मेरे राज्य में हो, उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। और कोई विषय, और कोई प्रश्न जो उससे इस विषय के साथ हो, प्लीज। Reservation पे, there has been a long, in the movement itself, a slogan that जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी संख्या वारी उतनी हिस्सेदारी. We want the caste census data to translate into reservation numbers as well. जिस जाति का जितना नंबर है उतना रिजर्वेशन हो। क्या कास्ट सेंसस डेटा जब आता है तो आप उस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी भी ट्वीट कराना चाहते हैं? एक बार हमारे पास पूरा डेटा आ जाए, उसको एनालाइज कर लिया जाए, उसको इवैल्यूएट कर लिया जाए, उसको कंपेयर कर लिया जाए कि अभी तक क्या क्या हुआ है जिस सोच, क्योंकि हम लोग मोटा मोटी 1931 की सोच से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि ऐसा था तो ऐसा ही हो रहा होगा, ऐसा ही हो रहा होगा। एक बार सही आंकड़े हाथ में आ जाए, इट विल बी एक्सट्रीमली प्रीमेच्योर टू कमेंट एनीथिंग इन एंटिसिपेशन की आंकड़ों में ये होगा वो होगा। एक बार वो सामने आ जाए, सच्चाई सबके सामने आ जाए और उसके बाद बैठकर उस पर मंथन किया जाएगा और जो उचित होगा वो फैसला लिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।